नमस्कार दोस्तों। संविधान की समझ एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अ, पिछले जो एपिसोड था उसमें राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ लिया है। राज्यों का पुनर्गठन, और हम पार्ट 1 को लगभग लगभग कवर कर लिए हैं, जहां 1 से लेकर हम लोग 3 1 से लेकर 4 अनुच्छेद हुआ था, तो 1 से 3 तक तो कवर कर ही चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज मेरे को मिल रहे हैं, आप इतना अच्छा सीख रहे हैं, ये जानकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहिए। मैं आपको ए टू लेके जेड जो कुछ भी है मेरे पास, मैं आपको बताने के लिए तत्पर हूँ, बताने के लिए उत्साहित हूँ और बताने के लिए उत्सुक भी। आप बस बने रहिएगा, आपको सीधा आईएएस, जेपीएससी, यूपीएससी सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा। और संविधान ऐसा पार्ट है, ऐसा चीज़ है जो कंपटीशन में तो आएगा ही आएगा, जीवन में पल पल में आपके एक एक एक्टिविटी में संविधान का प्रभाव है और संविधान का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको संविधान जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए हम अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमने ये पार्ट 1 आपको तो बता दिया है, ये आपको याद होगा। मैं बस याद कराने के लिए आपको यहाँ स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूँ कि 1 में हमने कैसे पढ़ा था, 2 में, 3 में, इसका सब क्लोज में। तो ये हो गया था 1 लगभग हम लोग का, इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देख लिए थे एडमिशन और एस्टेब्लिश द न्यू स्टेट्स, कैसे नए राज्यों का निर्माण किया जाता है पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा, ये भी हमने देख लिया था। अनुच्छेद 3 और सिक्किम, अनुच्छेद 2A में सिक्किम 36 अमेंडमेंट से शामिल हुआ था, ये बात भी हमने बता दिया था। अब यहाँ डिस्कस करने का दरकार नहीं है। अब ये अनुच्छेद 3 के बारे में लंबा चौड़ा हिस्ट्री हमने आपको बताया। इसके एक एक दांव पेच को लेकर दो दो एपिसोड बन गए। फिर हमने नए राज्यों का कैसे निर्माण हुआ उस बारे में भी आपको समझा दिया था। तो ये मैं अपने तरफ से इसको कंप्लीट मानता हूँ। आप इसको, इसकी स्क्रीनशॉट रख के पढ़ते रहिएगा, या फिर आजकल तो बहुत आसान है, गूगल में आप आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप करिएगा तब भी आ जाएगा। तो आपको ये पार्ट तो आपको गूगल से मिल ही जाएगा। मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य इसके पीछे के बैकग्राउंड को बताना होता है, इसके पीछे के कहानी को बताना होता है, और ऐसी अनकही दास्तां को आपके सामने रखना होता है जो आपको शायद दूसरे जगह से ना मिला। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 4, ये आर्टिकल 4 इसमें आ जाते हैं, ये नया है। तो आर्टिकल 4 में क्या लिखा है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर। देखिए, आप बोल रहे हैं कि 2 3 अनुच्छेद 1 2 3 तक तो ठीक है। अनुच्छेद 4 में आपको पार्लियामेंट को शक्ति है कि आप जो है एक नया कानून बना सकते हैं पार्लियामेंट्री लॉ, संसदीय एक्ट के द्वारा। और जो भी कानून बनाएंगे अनुच्छेद 2 और 3 का मदद से, अनुच्छेद 2 और 3 का मदद से कोई भी आप संसदीय एक्ट यदि बनाएंगे, संसदीय अधिनियम बनाएंगे, तो वो फर्स्ट शेड्यूल में स्वतः परिवर्तन होगा और फोर्थ शेड्यूल में स्वतः परिवर्तन होगा। तो आपको याद है जब मैं शेड्यूल बता रहा था तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, एक सेकेंड, जब मैं आपको बता रहा था तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या था, फर्स्ट शेड्यूल में था सभी स्टेट्स के नाम दिए हुए थे सीरियल वाइज, 1 से लेके उस समय 29 था, अभी 28 है। सभी स्टेट्स के नाम दिए हुए थे, सभी यूटीज के नाम दिए हुए थे। तो आप जो भी परिवर्तन कीजिएगा यहाँ आपके फर्स्ट शेड्यूल में आप जोड़ दीजिएगा, ये उनका कहना है। और जोड़ना ही पड़ेगा, जहाँ लिस्ट है स्टेट्स का नाम और यूटीज का नाम, वहाँ जाके आप करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि आपने तो अनुच्छेद 2 3 का मदद से राज्यों के पुनर्निर्माण की बात की है, आपने कर दिया है, कोई नया राज्य बना दिया हो तो जाके यहाँ जोड़ना होगा। और फोर्थ शेड्यूल में क्या था, फोर्थ शेड्यूल में था राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, किस राज्य को कितना सीटें मिलेंगी। जैसे आपको झारखंड को 14 सीटें लोकसभा में थी, यहाँ राज्यसभा की बात होगी तो राज्यसभा में 6 सीटें हैं, तो झारखंड को 6 सीटें मिल रही है। यदि झारखंड के बारे में आपने कुछ परिवर्तन किया है तो इसके सीटों के बारे में भी आपने परिवर्तन किया होगा, तो जाके आपको फोर्थ शेड्यूल में जोड़ देना है। तो ये उसका था। अब हम लोग चले आते हैं। तो देखिए, अब आप
क्या आपने स्टेट्स के बारे में जान गए हैं? स्टेट्स के बारे में पूरा आपको परिचय हो गया 1-4। अब स्टेट्स में जब जान गए तो आप इस स्टेट्स में रहते हैं ना, इस राज्य में आप रहते हैं, तो आपके बारे में अभी जानकारी होगी, यानी नागरिकता। तो जैसे ही स्टेट्स आ जाएगा तो पार्ट 2 में क्या आ जाता है? नागरिकता। और नागरिकता के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि नागरिक होगा कौन, या नागरिकता क्या है, ये जानना भी तो जरूरी है। ये मार्कर उधर चल गया। ओके, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ओके, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप। नागरिक कौन होगा, नागरिक क्या है, नागरिक की क्या स्थिति होती है, नागरिक होने से क्या फायदे होते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो नागरिक देखिए, नागरिक किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है, किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति होता है जो राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, और वह राज्य की संविधान के प्रति आस्था रखता हो, वो राज्य की नागरिकता कहलाएगा, यानी नागरिक कहलाएगा। राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो और राज्य के संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, वो नागरिक कहलाता है। नागरिक किसी व्यक्ति की वह स्थिति है, नागरिक किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें नागरिक के रूप में उसे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। ये मेन है, आप नागरिक हैं तो नागरिक के प्रति आपको समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति मानी जाएगी जिसके चलते उसे राज्य के समस्त नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे, तो इसलिए वो नागरिकता होगा। तो समस्त नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे मतलब क्या नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे? उसे मूल अधिकार प्राप्त होंगे। मैं फंडामेंटल राइट में जब आऊँगा तो आपको मूल अधिकार बताऊंगा पार्ट 3 में। तो मूल अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे मूल अधिकार क्या प्राप्त होंगे? अनुच्छेद 15 से उस व्यक्ति के साथ जाति यानी कास्ट, धर्म यानी रिलीजन, मूल वंश या उद्भव स्थान बोलते हैं ना, उद्भव स्थान, तो मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये उसका एक राइट हो गया। दूसरा उसका राइट क्या होगा? अनुच्छेद 16 से उसे नियुक्तियों में अवसर की समानता प्राप्त होगी, यानी नौकरी करने में उसे समान अवसर प्राप्त होगा यदि वह नागरिक है तो। फिर उसको क्या प्राप्त होगा? आर्टिकल 19 से उसको विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार होगा, संगठन बनाने का अधिकार होगा, ऐसी स्वतंत्रता उसको प्राप्त होगी आर्टिकल 19 से। दूसरा, वो राज्य का यदि नागरिक है और अल्पसंख्यक है यानी माइनॉरिटी है तो उसको आर्टिकल 19 से शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे, यानी उसको शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे। इसके डिटेल क्या है मैं 19 में जब आऊँगा तो आपको पूरा बताऊंगा। यदि ये अल्पसंख्यक है तो आर्टिकल 30 से इसको अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण हेतु रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने की अधिकार होगा, यानी वो अल्पसंख्यक है तो उसको अपने रुचि के अनुसार जो संस्कृति और शिक्षा है उसको अनुपालन करने, उसको प्रसारित करने संबंधी संस्थाओं के निर्माण यानी स्कूल, कॉलेज आदि के निर्माण की भी अधिकार प्राप्त होंगी, ये आर्टिकल 30 से। तो बहुत सारे नागरिकता के अधिकार हैं, तो आप यदि नागरिक हैं तो ये आपको नागरिक होने से ये अधिकार आपको प्राप्त होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आर्टिकल 19 के महत्व, सिटीजनशिप का महत्व हमने थोड़ा थोड़ा आपको अभी बता दिया है। चलिए आप आर्टिकल में घुसते हैं। तो आर्टिकल जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। संविधान में देखिए, संविधान में केवल यह उल्लिखित है कि 26 जनवरी 1950 तक कौन भारत का नागरिक होगा,
ये संविधान के आपको 5 से लेकर 8 तक में मिल जाएंगे। ये कौन अधिकार होगा। और आपको 11 में, अनुच्छेद 11 में संसदीय नागरिकता देने के लिए संसदीय एक्ट बनाया जा सकता है, ये बात आपको लिखी होगी। हम डिटेल में आते हैं तो आपको सारे अधिकार, कैसे आप नागरिक हैं, सारे आपको नहीं बताए जाएंगे। अब 26 जनवरी 1950 तक कौन नागरिक होगा ये सिर्फ संविधान में बताया गया है, लेकिन उसके बाद कौन नागरिक होगा ये आपको नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो बार बार संशोधन भी हुआ है, और अभी हाल ही में CAA 2019 भी आया है, तो आपको नागरिकता अधिनियम 1955 से सबको नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 तक कौन नागरिक होगा ये अनुच्छेद में दिया गया है, ये संविधान में दिया गया है। तो हम इसको पढ़ते हैं संविधान वाला को, फिर हम लोग आएंगे नागरिकता अधिनियम 1955 को भी पढ़ने के लिए। ओके चलिए इसको आते हैं। तो आपको ये पार्ट 1, ये अनुच्छेद 5, वो रहा सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डेट ऑफ 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 तक कौन नागरिक होगा ये यहाँ लिखी गई है। आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है लागू किया गया है। और अनुच्छेद 5 से 8 तक आपको जन्म, प्रवसन और एक स्थान से दूसरे स्थान में निवास करने तथा उसके माता पिता निवास करने के आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त होती है। हम एक एक को अभी देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप इस देश में जन्म लिए हैं, यदि आप 26 जनवरी 1950 से पहले आप इस देश में, मतलब जो इंडियन एक्ट 1935 के आधार पर जो इंडिया था, यानी 1935 के अधिनियम के आधार पर जैसा भारत था, उस भारत राज्य क्षेत्र में यदि आप 26 जनवरी 1950 से जन्म लिए हैं, उससे पहले जन्म लेकर रह रहे हैं, तो आपको बाय बर्थ आपको नागरिकता प्राप्त होगी। तो बाय बर्थ आपको नागरिकता प्राप्त होगी। उसके बाद आगे एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद यदि आप उस तारीख से पहले आप नहीं जन्म लिए तो आपके पेरेंट्स यदि इंडियन टेरिटरी में जन्म लिए हैं 26 जनवरी से 1950 से पहले, तब भी आप भारत के देश के नागरिक हैं, आपके पेरेंट्स यदि लिए हैं तो। या फिर हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडियन नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी आप पिछले 5 साल, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले पिछले 5 साल से लगातार इस देश में निवास कर रहे हो, तब भी आपको नागरिकता इजीली प्राप्त हो जाएगी। तो आपको याद रखना बहुत आसान है। आप 26 जनवरी 1950 से पहले यदि नागरिक उस समय जन्म लिए थे तब भी आप नागरिक हैं, आपके माता पिता ने जन्म लिया था तब भी आप नागरिक हैं। अब इसका कंडीशन है कि लगातार आप पिछले 5 वर्षों से भारत में निवास करते हो, तब का भारत जो उस समय तब का भारत जब उस टाइम 1935 एक्ट के तहत, आपको थोड़ी मिस हो गया था मेरे से, तो 1935 एक्ट के तहत जो भारत था वो आपको ये किया है। तो अभी मैं इसी को आप ये बहुत अच्छा से देख लीजिए इसको। अनुच्छेद 5 में क्या है, अनुच्छेद 5A में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5A में क्या लिखा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, भारत राज्य क्षेत्र में उसका निवास स्थान हो, चाहे उसका माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, उसकी माता पिता की राष्ट्रीयता यानी विदेशी महिला या विदेशी पुरुष भी हो, लेकिन उसका भी आप बच्चा हो और भारत में जन्म ले लिए हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 5A के तहत उस वक्त। उसके बाद 2 में क्या है, यानी 5B में क्या है, वह व्यक्ति जो भारत में पैदा ना हुआ हो परंतु भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो, वह व्यक्ति जो भारत में पैदा नहीं लिया हो लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र में वो निवास करता हो तथा उसके माता पिता से किसी का भी जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो,
और उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अब जो भारत में पैदा नहीं हुआ है, मान लीजिए भारत में पैदा नहीं हुआ हो और भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता हो लेकिन यहाँ रह रहा हो, उसके माता पिता में से कोई भी उसके माता पिता में से कोई भी भारतीय राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ हो और उसका माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। आप ज़्यादा उलझ तो नहीं गए हैं ना, तो आप सिंपली उसको याद रखिए। और अनुच्छेद और सी में क्या था, 5C में वो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ हो लेकिन वो भारत का निवासी हो और संविधान लागू होने से पिछले 5 वर्ष से वो भारत राज्य क्षेत्र में ऑर्डिनरी रेसिडेंट मामूली तौर पर निवास करता हो, मतलब ऐसा नहीं कि घुसपैठ चुपचाप कोई गोली बारूद ऐसा करना, आराम से वो रह रहा हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के माता पिता की राष्ट्रीयता का कोई विशेष महत्व तो नहीं रह जाएगा और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ये भी नहीं जांची जाएगी। और यह प्रावधान बेसिकली पुर्तगालियों के लिए क्या हुआ था, जो पुर्तगाली गोवा में रहते थे, दमन दीव में रहते थे, जो केरल क्षेत्र तरफ में रहते थे, तो उन लोगों के लिए ये बात की गई थी। तो आपको मेरे ख्याल से अनुच्छेद 5 अब पूरा टंग में आ गया होगा, आपको पूरा याद हो गया होगा और आप दोबारा इसको भूलेंगे भी नहीं। जब हम अगले दिन आएंगे तो आपको अनुच्छेद 6 में लेके चलेंगे और अनुच्छेद 6 में जाएंगे तो हम थोड़ा भारत पाकिस्तान अलग होने के टाइम थोड़ी कहानी को भी बताएंगे, तो मेरे को थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होगा और इसलिए मैं आज के क्लास को यहीं पर विराम दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप ऊब जाइएगा, फिर आपको रुचिकर नहीं लगेगी और इंटरेस्टिंग जहाँ ख़त्म हो जाता है तो पर पढ़ाई का मज़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए बात हमेशा इंटरेस्टिंग बनी होनी चाहिए, आपको लग रहा होना चाहिए कि कुछ नया मिल रहा है, वरना फिर आप पॉज मार के रुक दीजिएगा। और जहाँ आप विचलित हो जाए, एक ही बार पूरा फुल वीडियो देखने का दरकार नहीं है, जहाँ आप विचलित हो जाएं वहाँ आराम से यूट्यूब में जाइए और वहाँ पर पॉज बटन को दबाइए, खूब पानी पीजिए, घूम के आइए, वीडियो देखिए, गाना देखिए, फिर आइए संविधान पढ़िए। और ऐसे ही करते हम लोग मिल बांट के संविधान को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, समझ भी लेंगे और ऐसे ही नहीं समझेंगे, काबिल भी बनेंगे और काबिल बनकर उससे हमारे नौकरियों में भी, नियुक्तियों में भी हमें यूजफुल हो और व्यक्तिगत जीवन में लाइफ स्पेंड करने में भी इस भारत में, इस भारतीय राज्य क्षेत्र में हम लोग को सुविधा और इजीली महसूस हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छे लगे तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तो जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वो आपके सामने पहुँच जाएगा और आप उसको तुरंत पढ़ सकते हैं। पूरा काम छोड़ के आप पढ़िए उसको और सीखिए, खूब मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।